नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। 25 मार्च बांग्लादेश में जिनोसाइड रिमेम्बरेंस डे यानी नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ की जातीय संसद ने 11 मार्च 2017 को ये निर्णय लिया था कि ये दिन उसी रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने तब के पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जो वहाँ के स्वाधीनता संग्राम के दमन के लिए था। और उसमें जो हत्या, बलात्कार और जो दरिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, उसको बयान करने के लिए शब्द नहीं है। एक बड़ा ही भयावह दौर था और 25 मार्च को शुरू हुआ, और वहीं से शुरू होती है बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी भी। और 17 मार्च मुजीबुर रहमान की जयंती है, तो यानी 17 मार्च और 25 मार्च की अगर चर्चा करें तो हम बांग्लादेश के इतिहास के बारे में हम जान सकेंगे। तो आज हम उसी के बारे में 25 मार्च के अवसर पर हम उसी को जानना चाहेंगे कि दरअसल वो जो ऑपरेशन सर्च लाइट था वो क्या था और उसके बाद क्या हुआ। जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद वहाँ उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उर्दू बोलने वालों की संख्या पाकिस्तान में यानी ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान मिलाकर के मुश्किल से 7% लोग थे, और इसका बहुत विरोध जो है ईस्ट पाकिस्तान में हुआ। दरअसल इसको एक मजहबी भाषा मान लिया गया था, क्योंकि 1928 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में एक प्रस्ताव ये भी पारित हुआ कि उर्दू जो है मुसलमानों की भाषा है, और इसको वो रंग भी दिया गया। हालांकि ऐसा मानना बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू साहित्यकार हैं जिन्होंने उर्दू में लिखा। फिराक गोरखपुरी से लेकर के तमाम, पहला बल्कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू में जो मिला था वो फिराक रघुपति साहिब फिराक गोरखपुरी को मिला था। नंदलाल शरशार है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उर्दू में बहुत अच्छा लिखा, और वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उसको एक मजहबी रंग दिया गया। और चूंकि उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो तब के पूर्वी पाकिस्तान में हुई थी, और उस समय भी काफ़ी हिंसा हुई थी, बहुत सारे छात्र मारे गए थे। और मुजीबुर रहमान 1948 से ही बांग्ला को वहाँ प्रदेश की राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और इसी सिलसिले में पहली बार उनकी गिरफ्तारी 19 अप्रैल, पहली बार तो 11 मार्च उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद फिर जो है 19 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि लगातार वो किसी न किसी बहाने गिरफ्तार होते ही रहे। 5 फरवरी 1966 को उन्होंने विपक्षी दलों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन ढाका में बुलाया, जिसमें 6 सूत्री मांग रखी गई, और उसमें प्रमुख मांग थी पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद अगरतला षड्यंत्र मामले में उनको और 35 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया, और वो जो है सो विचारण यानी ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन जनता का इतना भयंकर दबाव पड़ा और इतना विरोध हुआ वहाँ पर कि पाकिस्तान सरकार को वो पूरा मामला वापस ले लेना पड़ा। अब कहानी को थोड़ा छोटा करते हुए 1970 में आते हैं, जबकि वहाँ चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन अक्टूबर में वहाँ भयंकर चक्रवात आया, और उस साइक्लोन में लगभग जो तटीय बांग्लादेश आज का यानी पूर्वी पाकिस्तान, उसके 10 लाख लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बड़ी ही संवेदनहीनता का परिचय दिया, पूरी तरह उदासीन रही, अपने ही नागरिक उसके मारे गए थे, लेकिन न तो कोई राहत कार्य वहाँ ढंग से हुआ। मुजीबुर रहमान ने चुनाव अभियान को कुछ समय के लिए निलंबित करके वहाँ लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया, और उसके बाद 7 दिसंबर 1970 को वहाँ पर चुनाव हुए, और उसमें आवामी लीग, जिसके नेता थे मुजीबुर रहमान, वो पार्टी जो है बिल्कुल जो है प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि स्वेप्ट इलेक्शन। उसको जो है 167 सीटें मिली। 169 जो है पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसकी 169 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में थी, और उसमें 167 सीटों पे आवामी लीग की जीत हुई, यानी अकेले पूर्वी पाकिस्तान में जीत हुई। उसी के बल पे उसको पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुमत मिला। वैसे ईस्ट पाकिस्तान में भी कुछ सीटें उसको मिली थी, लेकिन अकेले उसी दम पे उसको बहुमत मिल गया था, और आवामी लीग की सरकार पाकिस्तान में बननी चाहिए थी। और जो प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था उसी के साथ, उसमें वहाँ के जो 300 उसकी सीटें 300 थी, उसमें 288 पर आवामी लीग की जीत हुई थी। यानी प्रांतीय विधानसभा और नेशनल असेंबली दोनों में बहुमत मिला था आवामी लीग को, लेकिन मुजीबुर रहमान या आवामी लीग को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। हालांकि
जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता थे और उनकी पार्टी को सबसे अधिक सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में मिली थी, तो उन्होंने ये घोषणा ज़रूर की कि आवामी लीग के साथ वे गठबंधन सरकार बनाने को तैयार हैं और इस सिलसिले में बातचीत के लिए वे जो है सो ढाका भी आए थे। 27 जनवरी को वे ढाका आए और उनकी बातचीत मुजीबुर रहमान के साथ हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और बिना किसी समझौते के जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस पाकिस्तान आ गए। इस बीच वहाँ के राष्ट्रपति याहिया खान, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष थे और उस समय भी सेनाध्यक्ष थे, जनरल याहिया खान, उन्होंने घोषणा की कि 3 मार्च को जो नेशनल असेंबली है उसका सत्र ढाका में बुलाया जाएगा, लेकिन भुट्टो ने उसके बहिष्कार की घोषणा की और इसका विरोध किया। 1 मार्च को जनरल याहिया खान ने एक तरफा जो है उस सत्र के स्थगन की घोषणा की। इसके विरोध में 7 मार्च को मुजीबुर रहमान ने ढाका में एक विशाल रैली की और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि ये जो है सो बांग्लादेश की मुक्ति का संघर्ष है, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई है। 25 मार्च को, जैसा मैंने पहले कहा, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, जो पाकिस्तान के सैनिकों का अभियान था वहाँ के स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए। चूँकि पाकिस्तान सरकार और सैनिकों का ये मानना था कि इस आंदोलन के पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी भूमिका है, उनको भी खलनायक माना जा रहा था, इसलिए हिंदुओं को व्यापक तौर पर निशाना बनाया गया। लेकिन चूंकि काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमान भी थे, इसलिए स्वाभाविक है उनके ऊपर भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमले हुए, हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी, इस तरह की ऐसी दरिंदगी की घटनाएं हुई जिनके बारे में क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। और उसमें जो पाकिस्तान के पंजाबियों की, बंगालियों के प्रति घृणा थी वो भी खुल करके सामने आ गई। जो विदेशी पत्रकार थे पूर्वी पाकिस्तान में, उनको देश से बाहर निकाल दिया गया और जो कई स्थल थे जहां पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी वहां पर जो है हमले किए गए। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जो ढाका यूनिवर्सिटी का जगन्नाथ हॉल था और वहां गैर मुस्लिम रहते थे, वहां हमले हुए तो 34 लोग मारे गए। उसी तरह से इकबाल हॉल, पिलखाना, राजबाग, ये और जो और हिंदू बहुल इलाके थे उन पे हमले किए गए। प्रोफेसर अनवर पाशा की एक पुस्तक है राइफल, रोटी एंड औरत, और उस पुस्तक में उन्होंने पाकिस्तान सेना की जो दरिंदगी थी उसका बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया है। ढाका यूनिवर्सिटी के करीब 200 छात्र मारे गए, उनमें उसके अलावा 10 शिक्षक मारे गए और 11 कर्मचारी मारे गए। आर्चर ब्लड, जो कि वहाँ कौंसल जनरल थे अमेरिका के ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी व्यापक और विस्तार से लिखा है। रॉबर्ट पेन ने लिखा है कि 7,000 लोग मारे गए और 3,000 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए थे। मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च को बांग्लादेश की स्वाधीनता की घोषणा कर दी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने जो है वो वहाँ जेल में रहे। इसके बाद जो है सो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया, वो तो एक अलग कहानी है। और मात्र 7 दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये 16 दिसंबर की बात है जब ढाका के रेस कोर्स मैदान में जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के नेतृत्व में 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे दस्तखत किया और ये आत्मसमर्पण हुआ। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी घटना थी आत्मसमर्पण की, और पाकिस्तान की करारी हार हो गई। उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है उसका उदय हुआ। मुजीबुर रहमान की सरकार बनी, पहले राष्ट्रपति बने, और उसके बाद वो दिन आया 15 अगस्त 1975 जब तड़के बांग्लादेश सेना के ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी। कोई बड़े उसमें जनरल नहीं थे, 3 मेजर ने षड्यंत्र किया था और सुबह 4:30 बजे उनके घर पर हमला हुआ जिसमें 47 से अधिक लोग मारे गए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कितने लोग कुल मारे गए। उसमें मुजीबुर रहमान का पूरे परिवार तो था ही, लेकिन उनकी 2 बेटियां शेख रेहाना और शेख हसीना ये दोनों विदेश में थी, इसलिए वो लोग बच गए। बाकी पूरा परिवार खत्म हो गया, उनका स्टाफ, उनके सुरक्षाकर्मी, तमाम लोग मारे गए। शेख हसीना तो उसके 6 साल बाद तक भारत आ भी नहीं पाई थी। बाद में आने के बाद और इस हत्या के
29 साल बाद उनको मुजीबुर रहमान की आत्मकथा भी किसी तरह से मिल गई, जो अपने नोट में और प्रेजेंट डायरी में लिखते थे, वो किसी तरह से मिला। उसकी भी एक लंबी कहानी है और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को इस बात के संकेत मिल रहे थे कि मुजीबुर रहमान की हत्या की जा सकती है, और उसके निदेशक रामेश्वर नाथ काव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी दी, और इंदिरा गांधी की सहमति से काव ने ढाका में जाकर मुजीबुर रहमान को इस बारे में बताया भी, और बहुत साफ शब्दों में कहा कि आपकी जान को खतरा है और आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन मुजीबुर रहमान ने इन सारी बातों को बहुत हल्के में लिया और ये कहा कि अरे ये सब तो हमारे बेटे के समान है। इसके कुछ दिनों बाद फिर से काव ने एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को मुजीबुर रहमान के पास भेजा, और इस बार भी मुजीबुर रहमान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। यानी उनका अपना खुफिया तंत्र तो कमज़ोर था ही, और स्थिति को आंकने और भांपने में वो विफल रहे, और जिसका नतीजा कि 15 अगस्त 1975 की सुबह हुआ, जब वो खुद गोलियों के शिकार हुए। सभी लोगों को गोलियों से मारा गया था। मुजीबुर रहमान नहीं समझ पाए थे कि उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और क्या योजना बना रहे हैं, जबकि एक बार पहले भी उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। तो ये संक्षेप में ये कहानी थी मुजीबुर रहमान की और बांग्लादेश के निर्माण की। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।